स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का प्राचीन भारत की इस सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है दोस्तों वो प्राचीन भारत से गुप्त काल का है और आज हम लोग गुप्त काल से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, यह सीरीज है जिसमें हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा ख़त्म करने वाले हैं और प्राचीन भारत से 1200 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए, ये जो सीरीज चल रहा है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा क्या इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है। गुप्त काल से सबको इसमें संग्रहित किया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 7वां वीडियो है आज का, इस प्राचीन भारत का यह 7वां वीडियो है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था दोस्तों। आगे है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त जो है कुषाणों के सामंत रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। वही विल्सण स्तंभ लेख है तो वह कुमार गुप्त से संबंधित है, विल्सण स्तंभ लेख। इसके बाद जो दिया गया है भीतरी स्तंभ लेख, तो यह जो है स्कंद गुप्त से संबंधित रहा है। मंदसौर लेख जो है बंधु वर्मन से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख। तो इस तरह से ये मिलान करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। कहता है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो आर्यभट्ट जो थे वो सबसे बड़े गणितज्ञ रहे गुप्त काल के और वो एक खगोल विज्ञानी भी थे। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। तो गुप्त शासक संस्कृत का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि इतिहासकार स्मिथ जो हैं उन्होंने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन से कहकर पुकारा है। तो समुद्रगुप्त जो है उसके विजय अभियानों से प्रभावित होकर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका। तो स्कंदगुप्त ने हुन आक्रमण को रोका था दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए। तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश जो है प्रसिद्ध हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अजंता कलाकृति किससे संबंधित रही है। तो गुप्त काल से वह संबंधित रही है, अजंता की जो कलाकृति है। नेक्स्ट है कि कुछ विद्वान के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कवि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे या उसके राजकवि थे। नेक्स्ट है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था। तो उत्तर गुप्त युग में आपको नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि एन अभिलेख का संबंध किस शासक से रहा है। तो भानुगुप्त से जो है, जो गुप्त वंश के ही शासक रहे थे, उनसे एरन अभिलेख का संबंध रहा है और यह सती प्रथा का इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था दोस्तों भारत। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज जो है किसको कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो वह चीन का था। नेक्स्ट है कि सेतुबंध के रचनाकार जो रहे हैं प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो वह वाकाटक वंश का शासक था दोस्तों। तो वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक एक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है कि
किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज बोला जाता था दोस्तों। और यह कवि भी था और एक संगीत का प्रेमी भी यह रहा है। इसको बीना बजाते हुए इसके सिक्कों पर देखा गया है। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को कहौम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है दोस्तों। किस में? तो कहौम स्तंभ लेख में क्या बोला गया है? सक्रोपम बोला गया है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राजा जो मेघवर्मन थे, तो उन्होंने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया पर दोस्तों। श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्मन, उसने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। कहाँ बनवाने के लिए? तो बोध गया में बनवाने के लिए। नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला जो है गुप्त काल से ही स्टार्ट हुआ दोस्तों, और इसी काल से मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन रहे? तो वह विष्णु थे, यानी कि विष्णु को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त थी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शकों को पराजित करने के बाद वह चांदी के सिक्के जारी किया था, और इसके बाद वह विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट है कि महरौली जो दिल्ली के पास स्थित है, वहाँ जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में, यानी चौथी सदी में उसका निर्माण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्य को देखा था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की ये शासन को देखा था, और हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन को उसने देखा था। नेक्स्ट है कि धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो वह राजतंत्रात्मक थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि फाहियान द्वारा रचित फोकवोकी किसका विवरण नहीं मिलता है? तो फोकवोकी में फाहियान के फोकवोकी में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का जो है आपको जानकारी नहीं मिलता है। बाकी बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों का भी मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है दोस्तों। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह यूपी में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो 16, 17 और 19 नंबर जो गुफा है उसका निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अमरकोश के लेखक जो हैं अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े रहे हैं? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी में चलाया गया था, तो इसको किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम जब राजगद्दी पर बैठता है तो वह गुप्त संवत का शुरुआत करता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो वह अपने राज्यारोहण की स्मृति में उसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का वह दरबारी कवि था दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व संस्कृति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, यानी उसी कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ में जो धमेख स्तूप है उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा क्यों को कहा जाता था? तो सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था दोस्तों।
नेक्स्ट है कि कुमार संभवम महाकाव्य के कवि कौन रहे हैं, तो कालिदास रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, गुप्त वंश का था। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6 थी, उपज का 6ठा भाग था। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता रही, तो गुप्त काल में नगरों का पतन होता गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को अपने अधीन सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया, तो गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को ग्राम जो है अनुदान के रूप में देता था, दिया गया है उनके समय में। नेक्स्ट है कि दिल्ली के महरौली में के कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो चंद्र के स्मृति में है दोस्तों। दिल्ली का जो महरौली में जो है कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो लौह स्तंभ है वह चंद्र के स्मृति में लगाया गया था दोस्तों। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नाटक का नायक कौन रहा है, तो अग्निमित्र था दोस्तों, जो कि नाटक का नायक रहा है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उल्लेखित है, तो प्रयाग स्तंभ में उल्लेखित है समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का विवरण। नेक्स्ट है कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो गुप्त काल में दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट है कि किस राजवंश कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो गुप्त का जो राजवंश रहा वह हुनों के आक्रमण से बहुत ज़्यादा विचलित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, तो इसमें आपको मालविकाग्निमित्र भी लिखे हैं उन्होंने, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम भी लिखे हैं, लेकिन जानकी हरण जो है वो उन्होंने नहीं लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो बाघ या धार में आपको अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मिलती है दोस्तों। गुप्त वंश किस अवधि के दौरान था, मतलब शासन कब था उनका, तो 319 से 500 ईस्वी के बीच उनका शासन रहा है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए, तो वह गुप्त काल में जारी हुए थे। नेक्स्ट है कि यूरोपीय भाषा में अनुमोदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था, तो अभिज्ञान शकुंतलम को सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से आपको सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। कालक्रम के अनुसार शासकों को सजाना है दोस्तों, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और इसके बाद कुमारगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त आया था दोस्तों। तो इस तरह से पांचों का सीरीज रहा है, कालक्रम रहा है। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से पाया गया है, तो बयाना भरतपुर में सबसे बड़ा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया है, तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया है दोस्तों। देखिए दोनों सही है, इसमें कथन कारक है, तो दोनों सही है और इस दोनों में संबंध लेकिन नहीं है दोस्तों। देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय जो है सैनिक अभियान में देखा जा सकता है, ये बात सही है। और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, तो ताम्रलिप्ति जो था वह एक गुप्त काल का पतन था, यानी कि बंदरगाह था, और वहीं से भारतीय व्यापार सबसे ज़्यादा केंद्रित रहता था। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उसको रूपक कहा जाता था। वही सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। देखिए इधर सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, तो विशाख दत्त कौन थे, तो एक नाटककार थे। बारहमिहिर कौन थे, तो एक खगोल विज्ञानी थे। चरक कौन थे, तो चिकित्सक थे। और ब्रह्मागुप्त कौन थे, तो गणितज्ञ थे। तो इस तरह से ये मिलान सही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन का। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था,
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उज्जैन जो है विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र बन गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो है दोस्तों विश्व के 100 सबसे प्रसिद्ध साहित्यों में उसका गिनती होता है, और इसी को सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है किस समय हुआ? तो वह गुप्त युग में ही आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, यानी उनके खत्म होने का कारण कौन सा नहीं था? तो उसमें सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह ये कारण नहीं बना था दोस्तों, बाकी सब जो था स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये कारण था, हुनों का आक्रमण ये भी था, और प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी था, लेकिन सत्ता के नियंत्रित के लिए आंतरिक कलह उसमें नहीं था दोस्तों जो जिम्मेवार हो इनके पतन में। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाया? तो समुद्रगुप्त ने ऐसा काम किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह आर्यभट्ट था दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम जो है संबंधित किससे रहा है? तो यह चिकित्सा से संबंधित रहा है नवनीतकम। नेक्स्ट है दोस्तों, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त था जिसने सबसे पहले तांबे के सिक्कों को जारी किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो शासक है और इधर अभिलेख है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। महरौली लौह स्तंभ लेख तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित रहा है। नेक्स्ट है कि भीतरी स्तंभ लेख तो यह स्कंदगुप्त से, और पहाड़पुर ताम्रपत्र जो है वो बुद्धगुप्त से संबंधित रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुद्रा के प्रकार और शासक, तो कुमारदेवी प्रकार का जो मुद्रा है वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, बिना मादन तो समुद्रगुप्त के समय में, चक्र विक्रम प्रकार का तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और कार्तिकेय प्रकार का तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में कार्तिकेय प्रकार का सिक्का चला था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शासक है और उनका उपाधि है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, महाधिराज की। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त तो ये अश्वमेघ पराक्रमी अपने आप को कहा था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय तो परम भागवत कहा था। इसके बाद स्कंदगुप्त को सरकोपम बोला जाता था दोस्तों, सरकोपम स्कंदगुप्त को। नेक्स्ट है इधर दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम उसकी पत्नी कुमार देवी जो लिच्छवी की थी, रूपगुप्त तो यह ध्रुव देवी थी, और इसके बाद समुद्रगुप्त तो उसकी पति दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय तो प्रभावती गुप्त थी। तो रुद्रसेन द्वितीय की जो पत्नी थी वह कौन थी? प्रभावती देवी थी। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पर धर्म विजय की, यानी 12 राज्यों को, दक्षिण के 12 राज्यों को जीता? तो वह था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि सर्वराजोच्चेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला यह उपाधि किसने धारण किया था? तो यह समुद्रगुप्त ने धारण किया था। नेक्स्ट है कि किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों। नेक्स्ट है रचनाकार और इधर रचना है, तो आर्यभट्ट, इनकी रचना आर्यभट्टियम। धन्वंतरी तो इनका रचना है नवनीतकम, धन्वंतरी का नवनीतकम है। ब्रह्मागुप्त तो ब्रह्मागुप्त का ब्रह्मा सिद्धांत, बारहमिहिर का पंच सिद्धांतक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया, तो दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने दूसरी बार सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रशासकीय विभाजन और ये प्रशासक, तो भुक्ति ये जिसको प्रांत बोलते हैं उसको, ऊपरी उसको बोला जाता है तो उसके प्रशासक को। इसके बाद विषय जो आज का जिला है उससे संबंधित था तो उसको विषयपति, नगर तो नगर को नगरपति, और ग्राम को ग्रामिक उसका प्रशासक होता था दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो महास्पति,
गज सेना का अधिकारी को महासपति नहीं बोला जाता था दोस्तों, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी महासंघी विग्रही युद्ध व शांति का मंत्री होता था, महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी और विनय स्थिति स्थापक और धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन चले तो सेम टू सेम मिलान करना है ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो क्षेत्र भूमि तो कृषि योग्य भूमि होती थी, वास्तु भूमि निवास योग्य, अपरहत भूमि तो यह जंगली भूमि होती थी, और खिल भूमि तो कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रयाग प्रशस्ति यह रवि कीर्ति ने लिखवाया था, ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे भर्तृहरि, तो भर्तृहरि मेघदूतम ने नहीं कालिदास ने लिखा है, भर्तृहरि। इसके बाद अगर सुमेलित कौन है तो वाग्भट, तो अष्टांग हृदय ने लिखा है, कामंदक तो नीतिसार ने लिखा है, विशाखदत्त तो मुद्रा राक्षस ने इसका कृति है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ सूचीवन सूचीव, तो श्रेष्ठी साहूकार को श्रेष्ठी बोला जाता था, सार्थवाह तो व्यापारियों को बोला जाता था, कुलिक शिल्प या कारीगर को कुलिक बोला जाता था, और कायस्थ लेखकों को कायस्थ बोला जाता था। तो इस तरह से दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है। हम लोग 87 में आते हैं। 87 है कि मेहिर कुल का संबंध था, तो हुनों से मेहिर कुल का संबंध रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला, तो मौखरी शासक जो है उन्होंने कनौज को सबसे पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था। नेक्स्ट है कि गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के निकट जो लौह स्तंभ है वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है, मतलब कि जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के निकट उस पर ज़्यादा लोगों को ध्यान क्यों है, क्योंकि उसकी जो जंग रोधक क्षमता है उसके कारण वैज्ञानिक उससे हैरान है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, और गुप्त काल से चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है, तो बाघ गुफा। यानी कि गुप्त काल से 2 ही चित्र गुफा मिला है, चित्रांकन वाला गुफा, एक तो अजंता है तो दूसरा कौन है, तो बाघ गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 92 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत जो है अवस्थित थी, तो उत्तर बंगाल में जो है पुंड्रवर्धन भुक्ति जो था ये प्रांत पुंड्रवर्धी प्रांत वह उत्तर बंगाल में स्थित था दोस्तों। तो इस तरह से आज का जो सेशन है दोस्तों गुप्त काल से हमने आज 92 क्वेश्चन को किया है। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और 1-2 बार देखिएगा दोस्तों, तो सारा क्वेश्चन 1 बार में 2 बार में याद हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, बाकी बहुत कम टाइम में, क्योंकि अगर देखें तो अभी 22 मिनट ही हुआ है, 23 मिनट, और जितने में हम लोगों ने पूरा का पूरा 92 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसको जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, तो प्रैक्टिस में रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, और अगर हो सके तो और लोगों में शेयर करिए वीडियो को। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और हाँ कमेंट करना नहीं भूलिए दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए।